गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज का अपना टॉपिक है एजेंसी विधि के मूल तत्व एवं बीमा एजेंट संबंधी विनियम, फंडामेंटल्स ऑफ एजेंसी लॉ एंड इंश्योरेंस एजेंट्स रेगुलेशंस। आज के समय में हम देखते हैं कि आधुनिक युग का व्यवसायी अपने सभी अनुबंध एवं लेन देन स्वयं नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसे एजेंट नियुक्त करना ही पड़ता है, यानी एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। एजेंट की नियुक्ति उसके अधिकार तथा प्रधान एवं एजेंट के बीच संबंधों का नियमन एजेंसी विधि के अनुरूप होता है, यानी जो एजेंट बनेगा, जिस एजेंट की नियुक्ति की जाएगी, तो उस एजेंट की नियुक्ति उसके अधिकार और जो प्रिंसिपल हैं, प्रधान है और एजेंट के बीच के जो रिलेशन हैं, संबंध हैं, उन सभी का जो नियमन है वो एक विधि के अनुरूप होता है। भारत में एजेंसी संबंधी कानूनी प्रावधान भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182 से 238 में दिए गए हैं। एजेंसी की परिभाषा अब हम देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी क्या है? एजेंसी संबंधी विभिन्न प्रावधानों के अनुसार एजेंसी एजेंट एवं प्रधान यानी प्रिंसिपल या जिसको हम मालिक कहते हैं, तो एजेंट एवं प्रधान के बीच संबंध का नाम है। अतः एजेंसी एजेंट एवं प्रधान के बीच एक संबंध है जिसका जन्म स्पष्ट या गर्भित ठहराव से होता है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एग्रीमेंट के द्वारा जिसको बनाया जाता है। इस ठहराव के द्वारा प्रधान एजेंट को अपनी ओर से कार्य करने या अन्य पक्षकारों के साथ लेन देन में अपना प्रतिनिधित्व करने तथा उनके साथ अपना यानी प्रधान का अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। तो इस तरह से एजेंट क्या करता है? प्रधान और जो थर्ड पार्टी है उन दोनों के बीच जो भी कार्य या कोई भी लेन देन होगा तो उन दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन बनाता है। एजेंसी के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स। संबंध का नाम, नेम ऑफ रिलेशन। एजेंसी एजेंट तथा प्रधान के बीच संबंध का नाम है, यानी एजेंसी किसके? प्रिंसिपल, प्रधान, मालिक और एजेंट, इन दोनों के बीच जो रिलेशन बनता है, जो संबंध स्थापित किया जाता है, उसको हम एजेंसी के नाम से जानते हैं। एजेंसी का प्रारंभ ठहराव द्वारा होता है। एजेंसी का जन्म एजेंट तथा प्रधान के बीच ठहराव से हो सकता है, एग्रीमेंट से हो सकता है। इसके लिए किसी अनुबंध का होना अनिवार्य नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अवयस्क व्यक्ति भी एजेंट बन सकता है, यानी एजेंट कोई भी व्यक्ति बन सकता है। स्पष्ट या गर्भित ठहराव, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एजेंसी का ठहराव स्पष्ट या गर्भित ठहराव से हो सकता है, इसका लिखित होना अनिवार्य नहीं है। प्रधान के अनुबंध करने की क्षमता। एजेंसी ठहराव में प्रधान में अनुबंध करने की क्षमता होना आवश्यक होता है, अपरिहार्य होता है। एजेंट में अनुबंध करने की क्षमता नहीं हो तो भी एजेंसी वैध हो सकती है, क्योंकि एजेंट के लिए कहा गया है कि उसकी कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, अयोग्य, तब भी वो एजेंट बन सकता है। प्रतिफल अनिवार्य नहीं। एजेंसी अनुबंध में किसी मूल्यवान प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। सेक्शन 185 प्रधान द्वारा एजेंट के निःशुल्क कार्यों से बाध्य होने के लिए सहमत होना ही एजेंसी ठहराव का प्रतिफल माना जाता है। स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट। एजेंसी ठहराव में पक्षकारों की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र सहमति होनी ही चाहिए। एजेंसी ठहराव को इसीलिए सहमतिजन्य संबंध, कोसेंसुअल रिलेशन भी कहते हैं। वैधानिक संबंध स्थापित करने का भाव होना चाहिए। प्रधान एजेंट की नियुक्ति इस भावना एवं इरादे से करता है कि एजेंट उसका तृतीय पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाएगा। फिर कुछ इसके अदर एलिमेंट हैं, अन्य तत्व, जैसे एजेंसी वैध तभी होती है जबकि उसमें भी एक वैध अनुबंध से
अन्य सभी तत्व विद्यमान हो। अतः एजेंसी कार्य का अर्थ निश्चित होना चाहिए, उद्देश्य वेद हो तथा देश के राजनियम के अनुरूप सभी आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी की गई हो। फिर हम देखते हैं एजेंट तथा प्रधान, यानी एजेंट कौन होते हैं और प्रधान कौन होते हैं। तो एजेंट वह व्यक्ति हैं जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने किसी कार्य को करने अथवा किसी अन्य या तृतीय पक्षकार के साथ व्यवहार करने हेतु अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो सेक्शन 182 में एजेंट को स्पष्ट किया गया है कि एजेंट कौन होता है। तो एजेंट जिस व्यक्ति का कार्य या प्रतिनिधित्व करता है उस व्यक्ति को प्रधान या नियोक्ता यानी कि प्रिंसिपल या मालिक जिसको हम बोलते हैं तो वो प्रधान कहलाता है, यानी नियोक्ता के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि एजेंट वह व्यक्ति हैं जिसे प्रधान द्वारा तृतीय पक्षकारों के साथ अपने यानी कि प्रिंसिपल के अनुबंधात्मक संबंध स्थापित कराने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो एजेंट अपने प्रधान के सभी कार्य उसके द्वारा प्रदत्त स्पष्ट या गर्भित अधिकारों एवं निर्देशों की सीमा में रहकर ही पूरे करता है। अब हम देखते हैं कि एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है। हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट। एजेंट की नियुक्ति सामान्यतया प्रधान के द्वारा की जाती है, किंतु प्रधान केवल वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता होती है। तो अनुबंध करने की क्षमता किन व्यक्तियों में होती है? जो सभी वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, वही व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह से सभी स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति जो हेल्दी माइंड के हैं, स्वस्थ मस्तिष्क के हैं, जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, वो ही व्यक्ति एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। इसी प्रकार से सभी ऐसे व्यक्ति जिन्हें देश के किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, वे व्यक्ति एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं। एजेंट की नियुक्ति प्रधान द्वारा तो की ही जाती है, यानी मालिक के द्वारा की जा सकती है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता है, लेकिन एजेंट की नियुक्ति कानून द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती हैं। और इसलिए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भी एजेंट को नियुक्त कर सकते हैं, जैसे किसी भी निगम या कंपनी द्वारा अपने विधान, सीमा नियम एवं अंतर नियमों के अंतर्गत एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। नैसर्गिक संरक्षक या न्यायालय द्वारा भी इसकी नियुक्ति की जा सकती है। कई प्रधानों द्वारा संयुक्त रूप से एजेंट की नियुक्ति की जा सकती हैं। ऐसे सभी प्रधान संयुक्त रूप से ही एजेंट के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा संयुक्त रूप से ही वाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब ये कौन व्यक्ति एजेंट बन सकता है? हु मे बी एन एजेंट। प्रधान एवं अन्य व्यक्तियों के यानी तृतीय पक्ष का जो थर्ड पार्टी है के बीच कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। तो सेक्शन 184 में ये कहा गया है कि अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति तथा ऐसी क्षमता नहीं रखने वाले व्यक्ति सभी एजेंट नियुक्त किए जा सकते हैं। अतः अवयस्क अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति भी एजेंट नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इसका कारण यह है कि एजेंसी की स्थापना करने के लिए ठहराव का होना ही पर्याप्त है, अनुबंध का होना अनिवार्य नहीं है। यानी एजेंट की नियुक्ति केवल एग्रीमेंट के द्वारा ही भी की जा सकती है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना या अधिनियम अनुबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु किसी भी अवयस्क या अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को एजेंट नियुक्त करना रिस्की हो सकता है, जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से कुछ गलत परिणाम भी आ सकते हैं। जैसे ऐसा एजेंट अपने अनाधिकृत एवं गलत कार्यों के लिए प्रधान के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अगर कोई भी एजेंट अस्वस्थ मस्तिष्क का है या अवयस्क है और उसको एजेंट बना दिया और ऐसी स्थिति में अगर उसने कोई गलत कार्य किया तो वो स्वयं उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। प्रधान ऐसे एजेंट द्वारा उसकी प्रधान की ओर से किए गए कार्यों के लिए तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से अधिकतर एजेंट की नियुक्ति करते समय मालिक ये ध्यान रखता है या प्रिंसिपल ये ध्यान रखता है कि उसी व्यक्ति को एजेंट नियुक्त करे जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, जो वयस्क हो चुका हो, ताकि इस प्रकार के परिणामों का सामना नहीं करना पड़े। थैंक यू।